दक्षिण एशिया, यहाँ दुनिया की एक चौथाई आबादी रहती है। सोचिए, इतने सारे देश, इतने सारे लोग, आखिर इन्हें कौन सी बात एक दूसरे से जोड़ती है? आज हम इसी सवाल के एक जवाब को समझने वाले हैं, और वो जवाब है सार्क। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत अलग अलग देशों की, जिनकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है। तो फिर इनके बीच में कॉमन क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? जी हाँ, एक जवाब सार्क में ही छिपा है, और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये सार्क है क्या भला, और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, नाम से ही सब साफ हो जाता है ना। रीजनल कोऑपरेशन यानी क्षेत्रीय सहयोग। इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पड़ोसी देश मिलकर शांति और तरक्की के लिए काम कर सकें। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में बांग्लादेश के ढाका शहर में, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका था। पहली बार था कि इस पूरे क्षेत्र के देश एक साथ, एक मंच पर आपसी सहयोग के लिए आए थे। तो अब सवाल उठता है कि इस ग्रुप में कौन कौन है? चलिए देखते हैं। सार्क में कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी देश मिलकर ही तो दक्षिण एशिया की तस्वीर पूरी करते हैं। हाँ, पूरे 8 देश और एक साझा मंच। और एक मजे की बात, इन 8 देशों में सबसे आखिर में जुड़ने वाला देश अफगानिस्तान था, जो 2007 में इस समूह का हिस्सा बना। ठीक है, अब अगले हिस्से पर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सार्क को बनाने के पीछे असल में सोचा क्या गया था, इसके असल लक्ष्य क्या थे। देखिए, सार्क के जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। मतलब बात सिर्फ पैसों या बिजनेस की नहीं है। इसका मकसद है लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना, समाज को आगे बढ़ाना, और सबसे जरूरी, सदस्य देशों के बीच भरोसा कायम करना, ताकि आपसी तनाव कम हो सके। अगर इन सारे बड़े बड़े लक्ष्यों को एक लाइन में कहना हो तो बस इतना ही है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ताकतवर विचार है, और यही इस संगठन की असली आत्मा है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ पर। क्या ये जो इतने अच्छे अच्छे आइडिया हैं, ये सच में जमीन पर उतरे हैं? अब हम उन मुश्किलों की बात करेंगे जिनका सामना ये पूरा इलाका कर रहा है। ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है ना? कागज पर तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत क्या है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। जहां लक्ष्य था कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाई जाए, वहीं आज हकीकत यह है कि यहाँ चारों तरफ काफी अस्थिरता फैली हुई है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को देखिए, वो एक बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब जाहिर है, जब कोई देश अपनी ही परेशानियों में इतना उलझा हो तो वो बाकियों के साथ मिलकर क्या ही काम करेगा। कुछ यही हाल श्रीलंका का भी है, जो अभी अभी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि संगठन अपने सदस्य देशों को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में कामयाब नहीं हो पाया है। और फिर अफगानिस्तान का मामला है। वहां तालिबान की वापसी ने एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी है। सार्क के बाकी देश अब इस नई सरकार से कैसे डील करें? क्या इनके साथ मिलकर काम करना मुमकिन भी है? ये बहुत बड़े सवाल है। और इन सारी चुनौतियों के ऊपर है भारत और पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाला तनाव। ये 2 सबसे बड़े सदस्य हैं, और इनके बीच की अनबन ही शायद सहयोग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद तो लगता है कि सार्क का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन रुकिए, इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज के दौर में भी इसकी क्या अहमियत है। इसकी 3 मुख्य भूमिकाएं हैं जो आज भी कायम हैं। पहला, ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये 8 देश एक दूसरे से सीधे बात कर सकते हैं। दूसरा, ये सहयोग का एक बेसिक ढांचा देता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये उस साझा उम्मीद का प्रतीक है कि एक दिन ये पूरा क्षेत्र शांतिपूर्ण और खुशहाल होगा। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। सार्क का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक संगठन का नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है।